क्रोमोसोम, जिसको आप हिंदी में गुणसूत्र कहते हो, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोमोसोम, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको जल्दी बताओ। फास्टली बता दिया मैंने, क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए क्रोमोसोम्स, मैंने एस भी लगा दिया। ओके, हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणसूत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, गुणसूत्र बोला जाता है। अब जो ये गुणसूत्र होते हैं ना, ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बस इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, फिर फूंक मारो और ऐसे कर लो, आपका पूरा टॉपिक दिमाग में फंस जाएगा पक्का। चलिए, तो क्रोमोसोम होते क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में पाए जाते हैं। और जिसने केंद्रक का लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो गुणसूत्र जितने भी होते हैं वो सब क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र जितने भी होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। पहली लाइन लिख दो, पहली लाइन बेटा यही लिख दो, जो गुणसूत्र होते हैं ना सर, हाँ, जो ये हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके सर, ओके, पाए जाते हैं सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अच्छा सर, गुणसूत्र में होता क्या है। गुणसूत्र में डीएनए होता है, और क्या होता है, जीन होते हैं। डीएनए जीन होते हैं, करते क्या है ये, अरे भाई आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्हीं का तो काम होता है क्रोमोसोम का। भाई ये क्रोमोसोम डीएनए और जीन को लिए बैठे हैं अपने अंदर, इनके अंदर डीएनए और जीन पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना, यानी कि इनमें जो होता है ना, इनमें किन में, गुणसूत्र में, ये लाइन पे ध्यान देना, जो हमारे ये गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्र में, ठीक है, डीएनए तथा जीन पाए जाते हैं। ये ध्यान देना, डीएनए तथा जीन पाए जाते हैं। आप समझ में बात आई, आप समझ में बात आई कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन जो होते हैं बेटे वो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, और डीएनए भी क्रोमोसोम में पाया जाता है। और आपको पता है कि जो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं ना, जो ये गुणसूत्र होते हैं वही क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर होता है डीएनए, और डीएनए क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसलिए बोला जाता है कि डीएनए जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के वाहक होते हैं, ऐसे भी बोल दिया जाता है। पर मैं इतना लंबा लिखवाने वाला नहीं हूँ, मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट में। डीएनए जो होता है, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को, ओके सर, ओके, आनुवांशिक, ओके, आनुवांशिक लक्षणों को, हाँ सर, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से यानी कि वन जनरेशन, एक पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, ट्रांसफ़र करता है। अब एक चीज़ और है, इसकी जो संरचना होती है ना, वो मेटाफेस में, जब सेल डिवीज़न होता है तो मेटाफेस में कुछ अलग होती है, और जब इंटरफेस होता है तो वहाँ पर कुछ अलग होती है। चलिए देख लेते हैं। तो सेल डिवीज़न, ध्यान देना बेटा, ये सेल डिवीज़न मतलब सेल का विभाजन जब होता है, सेल डिवीज़न की मेटाफेस में, ध्यान देना। चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक में लिखवा दूंगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं, आप हो तो हो, ठीक है। तो ये है मेटाफेस, ये बेटा क्या है, मेटाफेस है, ये वाली, ये मेटाफेस है, ओके ओके ओके। और ये जो है हमारा, ये मेटाफेस है, और इसका नाम है इंटरफेस। चलो मैंने ये इंटरफेस बोल दिया, इंटरफेस मैंने बोल दिया। जल्दी से एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, यूनिट थर्ड का नाम बताओ क्या है, जल्दी बताओ बेटा, यूनिट थर्ड का नाम क्या है। अरे आप जूलॉजी में पढ़ लो, बीएससी फर्स्ट सेम की, यूनिट थर्ड का नाम आपको याद नहीं है जो चल रही है। पहला लेक्चर मैंने न्यूक्लियस डाला, दूसरा लेक्चर क्या है इस चीज़ का, जल्दी बताओ बेटा, यूनिट थर्ड का नाम क्या है, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। नाम याद करो, नाम मत भूलना, अपना नाम भूल जाना पर यूनिट का नाम मत भूलना, ठीक है। चलिए, तो मेटाफेज जब आती है ना, सेल डिवीजन की जब मेटाफेज आती है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमें छड़ जैसा दिखाई देता है, ठीक है, छड़ जैसा दिखाई देता है। और जब इंटरफेस आती है तो ये क्रोमेटिन यानी कि धागे के समान, क्रोमेटिन, ध्यान देना बेटा, क्रोमेटिन नेट के समान दिखाई देते हैं।
ठीक है, क्रोमेटिन नेट के समान दिखाई देते हैं, जो कि मैंने न्यूक्लियस में बनवाया है आपको। ठीक है, तो सेल डिवीजन की मेटाफेज के दौरान ये छड़ जैसी संरचना के रूप में दिखाई देते हैं और इंटरफेज के दौरान ये क्रोमेटिन नेट के जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन मतलब महीन धागे होते हैं, ठीक है, और वही संघनित्र होकर जो है क्रोमोसोम बनाते हैं। चलिए, समझ में आया ना सिस्टम? अरे यार बहुत इजी कहानी है। अब आपने भैया पढ़ा होगा कि यार मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ी गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि मानव में लिंग निर्धारण करते हैं, है ना। ये पढ़ा होगा ना आपने। अरे बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आराम से कवर कर लोगे, डरो मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ाता हूँ, डाल देता हूँ मैं हेडिंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, लो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखो आप, मैं सबसे पहला नंबर ना मैं केवल लूँगा सेल के आधार पर, ठीक है। मैंने सेल के आधार पर लिया है, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मैंने सेल के आधार पर लिया जो कि आपकी बुक में दे रखा है, सेल के आधार पर, ठीक है। जो हमारे ये क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम जितने भी होते हैं हमारे, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहला प्रकार कौन सा है? सर पहला प्रकार जो होता है ना, वो होता है विषाणु गुणसूत्र, जिसको आप हिंदी में बोलते हो वायरल क्रोमोसोम, ठीक है, वायरल, ओके, वायरल क्रोमोसोम, इस टाइप से वायरल क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, वायरल क्रोमोसोम। चलिए, वायरल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो ये ध्यान देना है, इसमें ठीक है डीएनए या आरएनए का एक अणु होता है, ये ध्यान देना। इसमें जो होता है, इसमें ठीक है डीएनए, ओके, या आरएनए का, डीएनए या आरएनए का क्या होता है बेटा, का एक अणु होता है। फोकस करना ठीक से, एक अणु होता है, और इस क्रोमोसोम की जो आकृति होती है ना, इसकी जो आकृति होती है, इसकी आकृति वायरल क्रोमोसोम की, इसकी जो शेप होती है, संरचना बोल देते हैं या आकृति बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो शेप होती है वो या तो लीनियर हो सकती है, या तो बेटा लीनियर हो सकती है, या सर्कुलर हो सकती है, ठीक है। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार हो सकती है, होती है, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर आता है हमारा, सेकंड नंबर जो हमारा आता है ना, सेकंड नंबर वो आता है जीवाणु, यानी कि जीवाणु गुणसूत्र, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बैक्टीरियल, ठीक है, ओके, बैक्टीरियल, ओके। तो ये बैक्टीरियल हो जाता है हमारा, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, ओके। अब बेटा ये बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु जो होते हैं ना, जीवाणुओं में डीएनए का जो क्रोमोसोम होता है ना, वो हमेशा सर्कुलर होता है, ये ध्यान देना। बैक्टीरियल का मतलब होता है, देखो जीवाणु में कौन सी सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है या प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है? जल्दी बताओ, जीवाणुओं में कौन सी सेल पाई जाती है? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, जीवाणु में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बाकी जितने भी बड़े जानवर होते हैं ना, जैसे आप मनुष्य ले सकते हो, जानवर ले सकते हो, पेड़ पौधे ले सकते हो, उन सब में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो आप जीवाणु की जगह प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो फिलहाल मैं बोल दे रहा हूँ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जीवाणु, हिंदी में कहते हैं इसको जीवाणु गुणसूत्र। और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि जो जीवाणु होते हैं ना, हमारे जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणु में, ठीक है, जीवाणु में डीएनए का जो क्रोमोसोम होता है ना, डीएनए का क्रोमोसोम जो होता है, डीएनए का क्रोमोसोम, ठीक है, जीवाणु में डीएनए का क्रोमोसोम जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। बस इससे ज़्यादा मैं लिखवाने वाला हूँ नहीं, बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज पढ़ेंगे, काफ़ी है। अच्छा, तो थर्ड नंबर आ गया ना, बस यार यही। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते। जल्दी बताओ, ये लाइन तुम लिख लो, मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ वरना लेक्चर बहुत लंबा पड़ जाएगा। बस ये लाइन तुम लिख लो, 100 रुपये की लाइन है, लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल के, यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते। लिख ली लाइन ये वाली।
कंफर्म, पक्का, मान लो, कैसे यकीन करूं? चलो भाई अब तुम्हारी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणु में डीएनए का क्रोमोसोम सर्कुलर होता है। ये थर्ड नंबर मेरे पास आता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ये बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं, ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इजी, ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, इसका ना, इसकी कुछ लंबाई होती है और कुछ इसका व्यास होता है। अब व्यास और लंबाई कितनी होती है वो आपको बताना। देखो, इसकी जो लंबाई होती है ना वो होती है, और होना काफ़ी नहीं होता। इसकी लंबाई देख लेते हैं, लंबाई समझते हो ना, इसकी लंबाई होती है 2 माइक्रोन से, ठीक है, और 2 माइक्रोन से 50 माइक्रोन, तथा जो इसका व्यास होता है ना, जो व्यास होता है इसका व्यास 0.2 माइक्रोन से और 3 माइक्रोन तक होता है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अलग अलग बुकों में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बुकों में ये लंबाई और व्यास अलग अलग हो सकता है। कभी कहो कि यार इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। किसी बुक में ये 3 से दे रखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई 2 माइक्रो से 50 माइक्रो तथा व्यास जो होता है वो 0.2 माइक्रो से 3 माइक्रो तक होता है। अच्छा, मैं एक पॉइंट तुम्हें और बता देता हूँ, एक पॉइंट मैं तुम्हें और बताता हूँ। इसकी जो आकृति होती है ना, इसकी शेप मतलब समझते हो ना, आकृति। अबे तुम्हारी भी तो कोई आकृति है इंसान जैसी। अगर आपको चारों हाथ पैरों पर चला दिया जाए तो आकृति आपकी जानवर जैसी हो जाएगी, ठीक है, समझ लो चीज़ को। तो आपकी जो आकृति होती है ना, ऐसी ये बेचारे क्रोमोसोम होते हैं, इनकी भी तो कुछ ना कुछ आकृति होगी। जब हैं तो अब हैं तो हैं। जल्दी बताओ बेटे क्या आकृति होती है इसकी? शेप या तो देखो स्ट्रेट होती है, STRAIGHT, या फिर इसकी ये सर्कुलर हो सकते हैं, ये सर्कुलर हो सकते हैं, या ये हेलिकल हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, ये स्पाइरल हो सकते हैं, या ये कॉइल्ड भी हो सकते हैं। हेलिकल हो सकते हैं या कॉइल्ड हो सकती है इसकी शेप, कॉइल्ड बोल देते हैं। इसकी शेप स्ट्रेट, सर्कुलर, हेलिकल या कॉइल्ड हो सकती है, अरे यार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कब समझ में आएगा? जल्दी बताओ, होगा ये? अब पढ़ लेंगे हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के प्रकार। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हमारे भीतर पाया जाता है, ठीक है। ओके, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लो। मज़ा आ रहा पढ़ने में? इजी है टॉपिक है? नहीं है इजी टॉपिक? अरे यार कैसे, कितना इजी टॉपिक बना दूँ इसको? बता दो जल्दी, स्क्रीन शॉट लो फास्टली। ले लिया? ठीक है, कर दें इसको रेस? ओके सर कर दो, ठीक है भाई। देखो ये जूलॉजी बहुत इजी टॉपिक होता है अगर आप पढ़ो सही करके, तो ना पढ़ो तो आपको भैया डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। एक बार पढ़ने बैठ जाओ, बस पढ़ने बैठ गए और समझने लगे, फिर आपका मन करेगा पढ़ने में। और अगर आपसे पढ़ने बैठे नहीं जा रहा कि आज पढ़ूंगा, कल को पढ़ूंगा, परसों को पढ़ूंगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे फिर। इसलिए एक प्लान बना लो कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आराम से कर लोगे। थ्योरी है, याद हो जाएगी आराम से, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। थर्ड नंबर चल रहा है बैक्टीरियल, फाइनल, वायरल, फाइनल। अब जो है थर्ड नंबर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के मैं टाइप्स करवा दे रहा हूँ, ठीक है। डाल दो हेडिंग छोटा सा, यानी कि मैं ये डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है सर। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहला प्रकार क्या? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। बेटा पहला जो प्रकार होता है ना इसका जो पहला नंबर है, ए नंबर मैंने मान लिया, ठीक है, वो है हमारा मेटासेंट्रिक। ओके, क्या है ये? मेटासेंट्रिक। अब इस मेटासेंट्रिक के बारे में मैं थोड़ा सा ना लिखवा दूँ आपको। इसकी जो आकृति होती है वो भी शेप होती है, ठीक है, यह वी शेप होते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये वी शेप होते हैं, ठीक है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। दोनों भुजाएं जो होती है ना हमारी, वो कैसी होती हैं? जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। हम राइट बोले करो सर, राइट, ओके, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक और आता है तुम्हारे पास बी नंबर,
हुआ था सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अब ये जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं ना क्रोमोसोम, इनकी जो शेप होती है वो एल आकार के हो सकते हैं या जे आकार के हो सकते हैं। यह जो होते हैं ना, ये बेटा या तो एल होंगे, एल या जे शेप होती है, यह एल या जे शेप होते हैं, आकार के होते हैं, ऐसे बोल दो शेप होते हैं, ठीक है। और एक भुजा बड़ी हो सकती है और दूसरी भुजा छोटी भी हो सकती है, ये एल या जे शेप होते हैं। इनकी एक भुजा, इनकी एक जो भुजा होती है ना, एक भुजा बड़ी, इनकी एक भुजा बड़ी या छोटी हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती, छोटी हो सकती है। चलिए अभी डायग्राम बनाऊंगा, समझ जाओगे। डायग्राम बना दूंगा, एक साथ चार हो गए, ठीक है। एक सी नंबर आता है एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये आई शेप होते हैं, आई जैसा बनता है ना, आई शेप होते हैं, इनकी एक भुजा ना बड़ी होती है, इनकी एक भुजा बड़ी होती है और एक बिंदुआकार की होती है, आई शेप होते हैं। इनकी एक भुजा बड़ी, ठीक है सर, इनकी एक भुजा बड़ी तथा दूसरी भुजा जो होती है ना, दूसरी भुजा बिंदु आकार की होती है, ठीक है। चलो, बिंदु आकार की होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, सी नंबर है ए बी सी एंड डी, डी नंबर हमारा जो आता है ना, वो आता है टेलोसेंट्रिक। यह छड़ जैसा होता है, यह छड़ जैसा होता है, ठीक है। ये छड़ जैसा होता है, इसमें केवल एक भुजा होती है, इसमें क्या होती है, केवल एक भुजा होती है, ठीक है। इसमें केवल एक भुजा होती है बस। यूकैरियोटिक जो होते हैं ना, वो चार प्रकार के होते हैं, इसमें केवल एक भुजा होती है। अब देखो, सबसे पहले ध्यान देना, ये आगे बेटे सेंट्रोमियर है, यहाँ जो मैंने लगाया ना, ये यार नीचे आ जाएगा डायग्राम में। चलिए यार, यहाँ से ना डायग्राम में हटा के यहाँ बना दिया हूँ, देखो ध्यान से। ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। और एक भुजा जो होती है हमारी, ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये पहला वाला कौन सा, मेटासेंट्रिक मतलब समझते हो, जिसकी दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और शेप कैसी होती है, वी आकार की होती है। तो ये हो गया तुम्हारे पास मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये है बेटा मेटासेंट्रिक, ठीक है। चलिए, मेटासेंट्रिक मैंने इसका नाम लगा दिया। अब दूसरा जो होता है ना, सब मेटासेंट्रिक, ये एल या जे शेप के होते हैं, या तो एल शेप के होंगे या जे शेप के होंगे। चलिए, या तो एल शेप के होंगे, अरे यार क्यों इतना बड़ा बन गया है भाई, क्यों इतना बड़ा बन गया, छोटा सी बन जाए, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। ये ठीक है। एक भुजा इतनी बड़ी बना दो और एक भुजा बना दो छोटी, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया इसको, ये ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया। तो एक भुजा मैंने बड़ी बना दी, चलो और बड़ी बना दो यार, ऐसा करके एक भुजा मैंने बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी। तो ये हो गया तुम्हारे पास सब मेटासेंट्रिक। अब इन्हें तितली मत समझना, बैठी और उड़ गई, ठीक है। ये तितली नहीं है, उड़ने वाली नहीं है, ये उड़ाने वाली है। मेटासेंट्रिक, और ये क्या है, सबसेंट्रिक। अब ये है एक्रोसेंट्रिक, काय का होता है, आई शेप का होता है। तो इसमें एक भुजा जो होती है ना, एक भुजा वो आपको बड़ी दिखाई देगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक भुजा बड़ी होती है, ये आई शेप होते हैं ना, ठीक है। और ये जो होता है, एक भुजा हमें बिंदु करके दिखाई देती है, ये वाली एक भुजा हमें बिंदु करके दिखाई देती है। तो ये होता है तुम्हारे पास एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और दूसरा जो होता है ना हमारा, ये वाला, इसमें केवल एक ही भुजा होती है और संरचना छड़ जैसे दिखाई देती है मेरे दोस्त, ये इस टाइप से, ये ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास टेलोसेंट्रिक, एम राइट। तो भैया यूकैरियोटिक क्रोमोसोम चार प्रकार के हो गए। पहला कौन सा तुम्हारे पास, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद पढ़ते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, जल्दी फास्टली ले लिया, ठीक है। कर दें इसको, रेज कर दे रहे हैं। इजी क्रोमोसोम बहुत सिंपल और एक इजी टॉपिक होता है, ठीक है। सिंपल और बहुत इजी टॉपिक होता है। चलिए, कितना सिंपल कितना इजी होता है वो भी हम देख लेते हैं। ओके सर, ओके। इसके बाद डाल दो हेडिंग, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। डालो हेडिंग, डाल दो, छोड़ो मत। ओके सर, लो डाल दिया सर, आपने बताया अल्ट्रा स्ट्रक्चर
STRUCTURE, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, बोल दो ओके, आज बोल ही दो ओके। तो बेटा जो मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, ये देखो मैंने क्या बोला, सेल डिवीजन के दौरान मेटाफेज भी होती है, इंटरफेज भी होती है। इंटरफेज में ये क्रोमेटिन नेट के समान दिखाई देते हैं, बट जो ये अल्ट्रा स्टक वो जो मेटाफेज होती है उसमें ये छड़ जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं जो हूँ ना वो इनके एक धागे नुमा संरचना बनाने वाला हूँ। मेटाफेज में ये निम्न प्रकार दिखाई देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर निम्न प्रकार दिखाई देती है। ध्यान देना, क्रोमोसोम देखो मैं लिखवाने वाला हूँ इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार दिखाई देती है। ठीक है, ओके ओके ओके, निम्न प्रकार दिखाई देती है। चलिए सबसे पहले आप और उसके बाद में सब कुछ। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार दिखाई देती है। अब कैसे दिखाई देगी वो देखते हैं। दो बेटा ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं ना आपको एक इस टाइप का मैं स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊँ तुम्हें। घबराना मत इसको देख के कि यार से इतनी बड़ी बना रहे हो आप ये स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। अब इसके अंदर ना एक लकीर या वाली खींचो। ठीक है, फिर ऊपर से एक लकीर और खींच दो। चलो लो यार, जैसे डीएनए बनता है ना, कभी बनाया है डीएनए? अबे कुछ ना कुछ तो बनाया होगा आपने डीएनए जैसा, है भाई? अबे कुछ तो बनाया होगा, भले आदमी हो। कह तो दिया करोगे हाँ सर बनाया है, हैं? या कुछ ना पढ़ा आज तक? पूरी बायोलॉजी पढ़ गया 12th क्लास की, अभी तक कुछ ना पढ़ा? ये ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये डबल लेयर होती है इनकी। ये दो भाग होते हैं, देखो एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये दो, ये जो होती है ना, इसके अंदर ये दो धागे नुमा संरचना होती हैं। दो धागे नुमा संरचना होती है, बना रहा हूँ मैं, घबराओ मत। ये इसको छोड़ो, यहाँ पर आ गया। ये डबल लेयर होती है यहाँ पे ये डबल लेयर होती है। तो उसका ना तो मैं डार्क बना देना है डबल लेयर को, ये फिर ये वाली हमारी डबल लेयर ये आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रोमोनेमेटा, क्रोमोनेमेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन चीज़ यही है। और इस क्रोमोनेमेटा को हम क्रोमोटिड भी बोलते हैं, क्रोमोटिड। ठीक है, इसको हम क्रोमोटिड भी कहते हैं। ये ध्यान देना, क्रोमेटिड, यहाँ पे ए बनता है, ए बनाओ, क्रोमेटिड भी कहते हैं इसको। क्रोमोनेमेटा को हम क्रोमेटिड भी कहते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहला नंबर डाल दो स्ट्रक्चर में। सबसे पहला नंबर देखो बेटा, सबसे पहला नंबर जो आगा ना हमारा, वो आगा क्रोमोनेमेटा। ठीक है, क्रोमोनेमेटा। अब बेटा जरा तुम्हें ध्यान देना, क्रोमोनेमेटा देखो, क्रोमोसोम में ये क्या है, क्रोमोसोम में, ठीक है, दो धागे नुमा संरचना दिखाई देती हैं, या क्रोमोसोम में दो धागे नुमा संरचना होती हैं जिन्हें क्रोमोनेमेटा कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्रोमोनेमेटा एक क्या होता है, क्रोमेटिड होता है। तो क्रोमोनेमेटा बोलो या क्रोमेटिड बोलो, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। यानी कि क्रोमोसोम में, ध्यान देना से करके बेटा, क्रोमोसोम में, ठीक है, क्रोमोसोम में, ठीक है, क्रोमोसोम में दो धागे नुमा संरचना दिखाई देती हैं। दो धागे नुमा संरचना, दो धागे नुमा संरचना होती हैं। ठीक है, संरचना होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, होती हैं, जिनका एक पर्सनल नाम दे दिया मैंने, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, जिन्हें क्रोमोनेमेटा कहते हैं, जिन्हें क्रोमोनेमेटा कहते हैं। ठीक है, मेटा कहते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन में लिखने वाला हूँ यहाँ पर, प्रत्येक क्रोमोनेमेटा। ठीक है, प्रत्येक क्रोमोनेमेटा, ध्यान देना, प्रत्येक क्रोमोनेमेटा, ठीक है, एक क्रोमेटिड को दर्शाती है, क्रोमेटिड को दर्शाती है। ठीक है, दर्शाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रत्येक क्रोमोनेमेटा एक क्रोमेटिड को दर्शाती है। अब क्रोमोनेमेटा के चारों ओर मैट्रिक्स भरा होता है। यहाँ पर क्या भरा होता है बेटा, ये मैट्रिक्स, ये जो है ना मैट्रिक्स भरा होता है।
क्या भरा होता है यहाँ पे? मैट्रिक्स। तो क्रोमोनेमेटा के चारों ओर मैट्रिक्स भरा होता है, जो एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है। उस पतली झिल्ली को पल्लिकल कहते हैं हम। इस पतली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बताओ, फाइनली जल्दी बताओ क्या बोला जाता है इसको? ठीक है, पेल्लिकल कहते हैं, पेल्लिकल कहते हैं। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, यानी कि किसके चारों तरफ? क्रोमोनेमेटा के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर मैट्रिक्स भरा होता है। यहाँ पर ये इन सब में क्या होता है ना? मैट्रिक्स भरा होता है। ये सब में क्या होता है? यहाँ ये सब में ये मैट्रिक्स भरा होता है। ये सब मैट्रिक्स होता है ये। और ये एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसको हम पतली झिल्ली यानी कि झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जैसे पेल्लिकल कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोनेमेटा के चारों ओर एक मैट्रिक्स भरा होता है। ध्यान देना, क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, भरा होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? भरा होता है, जिसे इसका पर्सनल नाम क्या दिया गया? जिसे नहीं जिसे मत बोलो, खाली क्रोमोनेमेटा के चारों ओर मैट्रिक्स भरा होता है, जो एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जो एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है, द्वारा घिरा होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसे पेल्लिकल कहते हैं, जिसे पेल्लिकल कहते हैं हम। ठीक है, चलिए, जिसे पेल्लिकल कहते हैं। तो सेकंड नंबर जो आता है वो आता है इसका क्रोमो। ठीक है, क्रोमोमेयर। ठीक है, क्रोमोमेयर आता है। इसको आप मेयर्स भी लगा सकते हो, पर कोई बात नहीं, क्रोमोमेयर आ गया हमारा। अब जो ये क्रोमोमेयर होता है ना बेटा, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। क्रोमोमेयर जो होता है, नाम सुना कभी क्रोमोमेयर का? ना सुना ना, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता, देखो क्रोमोनेमेटा के ऊपर, यहाँ पर ये क्रोमोनेमेटा के ऊपर, ये तुम देख रहे हो आप, ये जो क्रोमोनेमेटा है ना, इसके ऊपर ये, ठीक है, समान दूरी पर उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्रोमोनेमेटा के ऊपर समान दूरी पर उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये वाली ये देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमेयर कहते हैं, क्रोमोमेयर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम क्रोमोमेयर कहते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमेयर कहते हैं। यानी कि मैं लिख दूंगा, क्रोमोनेमेटा के ऊपर समान दूरी पर उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रोमोमेयर कहते हैं। और जो ये क्रोमोमेयर होता है, ठीक है, इसी में जीन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यानी कि क्रोमोनेमेटा के ऊपर, ठीक है, समान दूरी पर, ध्यान दो, समान दूरी पर, अरे यार यहाँ नहीं आएगा, समान दूरी पर, ओके, समान दूरी पर, क्रोमोनेमेटा के ऊपर समान दूरी पर, ठीक है, उभरी हुई संरचनाएं, उभरी हुई रचनाएं होती हैं, उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? जिन्हें, ठीक है, क्रोमोमेयर कहते हैं। क्रो लिखो, ये क्रोमोमेयर कहते हैं, मेयर कहते हैं। ठीक है, इनमें जीन प्रेजेंट होते हैं, इनमें जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। लो सर, हमारा ये वाला भाग आ गया, पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया इसका। अब देखो, मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं एक सेंट्रोमियर, इसको बोला था सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। फिर इसके बाद में ये तीनों जो भाग है ना, ये बाहर निकाल दो। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग होता है ना, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि प्राथमिक संकीर्ण, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, ध्यान देना। चलिए, थर्ड नंबर पे मैं यही लिखवाने वाला हूँ, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है, ओके, ठीक है भाई, चलो मैंने इसको इरेज कर दिया। डायग्राम बाद में बनाना पूरा करके, अभी पूरा डायग्राम नहीं बनाया ये, ठीक है, ये डायग्राम अभी पूरा नहीं बनाया है, बाद में बनाना डायग्राम पूरा। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पढ़ लेते हैं आप, डाल दो हेडिंग थर्ड नंबर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके,
चलिए सर थर्ड नंबर डाल दिया आपने, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके सर, ओके ओके। दो बेटा, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, यानी कि क्रोमोसोम में, ठीक है, एक संकीर्णन, इसको हिंदी में कहते हैं संकीर्णन, यानी कि क्रोमोसोम में एक कंस्ट्रिक्शन भाग होता है जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के भीतर स्पष्ट क्षेत्र को हम बोलते हैं सेंट्रो, इसका नाम होता है सेंट्रोमियर। क्या नाम होता है बेटा इसके, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोला जाता है, या इसको बोल देते हैं हम काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर बोल दो यार, यहाँ पे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ना यहाँ लिख दो, यहाँ सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ये नाम से आता है काइनेटोकोर। ठीक है, या तो उसको बोलोगे आप सेंट्रोमियर या इसको बोल दोगे आप काइनेटोकोर। ध्यान देना, यानी कि गुणसूत्र में, मैंने बोल दिया गुणसूत्र में, ठीक है सर, गुणसूत्र में एक, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन मतलब संकीर्णन, कंस्ट्रिक्शन दिखाई देता है, दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देता है, जिससे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं हम। ठीक है, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के भीतर वाले स्पष्ट क्षेत्र को सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के भीतर वाले क्षेत्र को, भीतर वाले स्पष्ट क्षेत्र को, ध्यान देना बेटा, स्पष्ट क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर कहते हैं। अब जो ये सेंट्रोमियर होता है ना, वो क्रोमोसोम को दो भागों में डिवाइड कर देता है। एक भाग हमारा इधर को आ जाता है ये, ठीक है, ये एक भाग हमारा इधर को आ जाता है। तो जो ये तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारे पास होता है ना, क्या बोलते हैं इसको थोड़ा छोटा सा बना दो, अब ज़्यादा बड़ा हो रहा है ये, क्योंकि इतना बड़े में आ गए नहीं ना ये, इसको थोड़ा सा ना ऐसा करके बना दो, ये थोड़ी सी ऊपर को, ये अब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के भीतर वाले स्पष्ट क्षेत्र को सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर इस क्रोमोसोम को दो भुजाओं में बांट देता है, एक भुजा ऊपर एक भुजा नीचे। हो सकता है एक भुजा बड़ी हो और एक भुजा छोटी हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम को दो भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को, यानी कि गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को, ठीक है, दो भुजाओं में बांट देता है, दो भुजाओं में बांटता है, दो भुजाओं में क्या करता है बेटे, दो भुजाओं में बांट देता है। चलिए, दो भुजाओं में बांटता है। ठीक है, यानी कि ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को दो भुजाओं में बांटता है। अब एक लाइन तुम खुद लिख लो, चलो लिख दे जाऊँ मैं, दोनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर या छोटी बड़ी हो सकती है, छोटी या बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, चलो छोटी बड़ी हो सकती है। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है सेकंड, SECOND, सेकंड कंस्ट्रिक्शन। ठीक है बेटे, अब ये सेकंड कंस्ट्रिक्शन जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये आएंगे, तीनों के तीनों मिलेंगे इस टाइप से, ये आ रहे हैं ऊपर से, ये भी आ रहे हैं, वैसे ये भी आ रहे हैं। फिर ये वाला रेशा वही कहानी, ऐसे करके, फिर ये वाला रेशा वही कहानी, ऐसे करके, फिर ये वाला रेशा सेम कहानी, लो भाई सेम कहानी आएगी, ये और ये, इस पर भी क्या होंगे, ये तुम्हारे पास जीन होंगे। ठीक है, ये इस टाइप से। और जो सेकेंड कंस्ट्रिक्शन आता है ना, वो ये वाला आता है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग ये होता है सेकेंड कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड कंस्ट्रिक्शन होता है ये होता है सेकेंड कंस्ट्रिक्शन। यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त, ध्यान देना, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त एक और कंस्ट्रिक्शन होता है जिसे सेकंड कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसको बोलते हैं संकीर्णन, घुमाव टाइप का। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त, ओके, प्राइमरी
कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त, ठीक है, सेकेंड यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त, ठीक है, एक और कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, पर कुछ गुणसूत्रों में, सभी में नहीं होता। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ये सभी में नहीं होता, और जरूरी नहीं कि नीचे हो, ये ऊपर भी हो सकता है, तो ये कहीं भी बन सकता है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अतिरिक्त एक और कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे सेकेंड कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो मैंने ये वाला भाग बनाया ना, अंदर वाला भाग है, ये वाला जो भाग बनाया ये, इसमें सेम कहानी वही, ये, ठीक है, ये फिर से अगेन, चलो शो कर दो ऐसा करके यार, ये, ठीक है। तो ये जो होंगे ना हमारे क्रोमोसोम, ये सब नलियाँ ये आपस में नीचे को आ रही हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो बेटा ये होता है सैटेलाइट, ये क्या चीज़ है, ये है सैटेलाइट। और इस तरह से पूरा जो है ना, पूरे का पूरा हमारा क्रोमोसोम बन के तैयार हो गया। अब इस क्रोमोसोम में कुछ नहीं बचा, आराम से अच्छे से डायग्राम बना सकते हो। सैटेलाइट का मतलब होता है कि सेकेंड कंस्ट्रिक्शन से अगले वाला भाग, सेकेंड कंस्ट्रिक्शन का अगला वाला भाग जो होता है वो सैटेलाइट कहलाता है। ये गोल भी हो सकता है और घुंडीदार भी हो सकता है, और क्रोमोटिन के धागे द्वारा जो होता है ये गुणसूत्र से जुड़ा होता है, ठीक है। ध्यान देना, 5th नंबर में डाल देता हूँ सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट, ओके। अब जो ये सैटेलाइट होता है ना, यानी कि सेकेंड, फोकस करें ध्यान से, सेकेंड कंस्ट्रिक्शन के अगले वाला भाग, सेकेंड कंस्ट्रिक्शन के आगे वाला भाग क्या कहलाता है हमारा, ये आगे वाला भाग सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है, सैटेलाइट कहलाता है, ओके। यानी कि सेकेंड कंस्ट्रिक्शन के आगे वाला भाग सैटेलाइट कहलाता है ना, सैटेलाइट कहलाता है। अब ये जो सैटेलाइट मैंने क्या बताया तुम्हें, इसकी शेप जो होती है ना, इसकी शेप मतलब इसकी आकृति, इसकी जो शेप होती है वो या तो होगी गोल, ठीक है, या घुंडीदार होती है, ठीक है, घुंडीदार होती है। और ये होता क्या, क्रोमोटिन के रेशे से क्या होता है, एक गुणसूत्र द्वारा जुड़ा होता है। जल्दी फास्टली आ जाएगा ये, यानी कि चलो आ जाएगा, ये है क्रोमेटिन के रेशे द्वारा क्या होता है, गुणसूत्र से जुड़ा होता है, गुणसूत्र से बेटे ये जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। इस टाइप से हमारी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम फाइनल हो गया। तो आराम से डायग्राम बनाओ बिना घबराए, इजली तरीके से, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने बनाया ना, ऐसी पेपर में आपको बना के आना। अब डायग्राम देखो मत, सिर्फ समझो कैसे बनाए और उसके अकॉर्डिंग आप बना दो, और बाकी सब क्या करना, आपको ये नाम भी लिख देना है इसका, है ना। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फास्टली ले लिया, पक्का, सोच लो एक बार और, पक्का, ठीक है। चलो हटा दें फिर इसको, हो गया। देखो चलो नेक्स्ट पॉइंट में मैं लेता हूँ इसके फंक्शन, क्या लेता हूँ बेटा, इसके फंक्शन जो होते हैं ना, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्या क्या काम में आता है। तो 5 या 6 फंक्शन में लिखवा दूंगा इसके, आप समझ जाओगे क्या क्या फंक्शन होते हैं। चलिए पहला फंक्शन बताओ, पहला कार्य बताओ इसका। फंक्शन मतलब कार्य, FUNCTION, फंक्शंस ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम्स, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन तुम्हें पता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, वो आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। पहला नंबर लिखो, खुद से लिखो, यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के अंदर DNA होता है, DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है। जब DNA जाएगा तो, जब क्रोमोसोम जाएंगे तो DNA जाएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि जब क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम आनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है, क्रोमोसोम आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं,
ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए क्रोमोसोम आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा नंबर होता है क्रोमोसोम जो होता है ना, जैसे उत्परिवर्तन पढ़ा होगा आपने, कभी विभिन्नताएं पढ़ी होंगी आपने, और विकास पढ़ा होगा, ये सब उत्पन्न करता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, विभिन्नताएं उत्परिवर्तन तथा विकास उत्पन्न करता है, विकास उत्पन्न करता है। ठीक है, अच्छा एक लाइन और पढ़ी होगी आपने, एक पॉइंट और पढ़ा होगा आपने, जो क्रोमोसोम होता है ना वो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता। एक पॉइंट और है, का निर्धारण करता है। ठीक है, ये पता ही है तुम्हें, निर्धारण करता। स्त्री में XY, स्त्री में XX और पुरुष में XY जो होते हैं ये पाए जाते हैं ना, तो निर्धारण करता है। अच्छा इसके बाद में एक पॉइंट और है, यानी कि एक पॉइंट और है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखता है। ठीक है, द्विगुणन द्वारा जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है, जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखता, ये सब पढ़ा हुआ है आपका, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। अच्छा एक पॉइंट और लिखवा दूँ, सेल ग्रोथ, GROWTH, सेल ग्रोथ, सेल डिवीज़न में क्या करता है बेटा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इस टाइप से हमने जो है क्रोमोसोम के फंक्शन भी पढ़ लिए। तो आपको भी इसी तरह से पेपर में जमा के अच्छे से लिख के आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।